जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आज से पहले हम लोग जो है 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, 4 क्लास ले चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास जो है हमारा 5वां क्लास है मैथ में मिक्स क्वेश्चंस का। और इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को वे सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे जो मैंने बताया हूँ। अगर आप सभी में से किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि उस क्वेश्चंस का नंबर डालकर क्वेश्चन नंबर डालिए और उसको कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आए उसे मैं फिर से बारीकी से थोड़ा सा समझा सके कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि समझ में जब तक नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अगर एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। जब क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जाम को। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी इससे पहले वीडियो डाले हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों का फंसेगा उसको कृपया करके कमेंट में कीजिए और उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा किसी न किसी वीडियो में लेकर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 70 पशु एक भूखंड पर 70 पशु हैं एक भूखंड पर 28 दिनों तक चल सकते हैं। एक भूखंड है मेरे प्यारे बच्चों, ये भूखंड है, एक भाग है। इस भाग को 70 पशु जो है, पशु की संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 70 है। 70 पशु हैं और इस एक भाग को यानी कि भूखंड के एक भाग को कितने दिनों में चल सकते हैं? 28 दिनों में चल सकते हैं। 28 दिन यानी 70 पशु एक भूखंड को जो है 28 दिन में चल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या बोला है? कितने पशु इससे 3 गुना क्षेत्र को 70 दिनों में चल सकते हैं? ये वाला जो भाग है इसके 3 गुना भाग जो है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3, इसके 3 गुना यानी कि हमारे पास क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जो है 70 दिनों में, समय यहाँ पर है यानी कि इसके 3 गुना भाग है और इसके लिए समय है 70 दिन। और पूछ रहा है क्या? कितने यानी कि पशु चल सकते हैं। तो यहाँ पर कितने समय में मेरे प्यारे बच्चों? समय है 70 दिन भाग इसके 3 गुना है, यानी कि एक यहाँ पर काम है, एक काम हो गया तो ये 3 काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक चलेगा तो यहाँ 3 गुना चलना है। तो इस 3 गुना चलने के लिए 70 दिन में कितने पशु लगेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना पशु है? 70 पशु है। 70 पशु हो गया। ये कितने दिनों तक चलते हैं? 28 दिनों तक चलते हैं। 28 हो गया। ये कितने भाग को चलते हैं? जो भाग यहाँ पर चलते हैं उसको एक काम मान लेते हैं। तो ये कितने भाग को चलते हैं? एक भाग को। दूसरा स्टेप में क्या बोला है? यही काम को यानी इसी को इक्वल करना पड़ेगा। 3 भाग है, यहाँ पर एक बटे में है, एक दूसरी तरफ 3 बटे में रहेगा। फिर इसके बाद क्या है? 70 दिनों में कितने पशु चल सकते हैं? 70 दिन चाहिए, दिनों की संख्या 70 हो जाएगा। कितने पशु चाहिए? एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स हो जाएगा। 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा। 3 में 28 का गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 28। 28 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 में 8 का 3 और 24, 4 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा होगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि कितने? 84 पशु हो जाएंगे। एक भाग को चलने के लिए 70 पशु लगते हैं और 70 पशु एक भाग को 28 दिन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के 3 गुना यानी कि भाग है, 3 गुना भाग है और इसको यानी कि 3 गुना भाग को चलने के लिए 70 दिन लगता है। तो ये 70 दिन में 3 गुना भाग, इसके 3 गुना भाग कितने पशु चल सकते हैं 70 दिनों में? तो इसका जो यानी कि पशुओं की संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 84 हो जाएगा। अब बात यह है कि हमारा क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या दिया है? 84 दिया है या नहीं?
80 दिया है, 84 दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 84 होगा। यानी कि 84 पशु यानी कि 70 दिनों में एक यानी कि एक भूभाग के 3 गुना भाग को चर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर 84 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। आप लोग घबराइएगा जी मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए समय चाहिए। और ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर 5% हानि पर क्या करता है देखते हैं, बेचता है। 5% हानि पर बेचता है। मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी जो हमारे पास 100% क्रय होता है, 100% परफेक्ट होता है। अगर उसमें हानि की बात करेगा तो 5% यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। हानि हमेशा क्या होता है 100 से कम होता है। 100 में से हानि को कम किया जाता है। और जब भी प्रॉफिट की बात करेगा, लाभ की बात करेगा तो 100 में प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5% की क्या होता है हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 95% हो जाएगा। 95% हो गया। यदि वो बेचता है, बेचने की कीमत 100 रुपये से बढ़ा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मैंने बताया कि 100% से जब भी यानी कि लाभ की बात करेगा, जितने प्रतिशत लाभ होगा 100 में क्या करेंगे जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जब भी हानि की बात करेगा घटा लेंगे। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। 120% हो गया। अब ये बोल क्या है, यदि वो बेचने की कीमत 100 रुपये से बढ़ा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इससे यानी कि 95% से यदि 120% है, यानी कि में बेचता है 95% से अगर 120% में बेचता है तो इसको 100 रुपया का यानी कि बढ़ाना पड़ता है। 100 रुपया का 100 रुपया यानी कि कीमत बढ़ा देता है। 100 रुपया की कीमत का होता है मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाता है। तो बात यह है कि पहला यानी कि बेचा है, दूसरा इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। 95% है पहला और दूसरा 120% है। अब ये देखना है कि इससे यानी कि कितना अधिक है। तो 95 120 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 25%। और यही 25% इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा 100 रुपये के। और हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 100% होता है। तो यहाँ पर 100% होता है। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए 100% बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 100/25 गुणे 100। 25 से 4 बार कटेगा, 4 में 100 का गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। 400 रुपया 400 रुपया यानी कि में उसे बेचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं। एक विक्रेता जो है 5% की हानि पर बेचता है तो 5% कम हो जाएगा 100 से, तो 95% हो जाएगा। दूसरा यानी कि क्या करता है बेचने की कीमत 100 रुपये से बढ़ा दे तो उसे 20% का लाभ होता है। जब 20% बढ़ा देता है यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 20 जोड़े तो 120 हो जाएगा। 120% का जब वो बेचता है तो 100 रुपया क्या होता है 100 रुपया उसे बढ़ा देता है यानी कि बढ़ जाता है। उस कीमत में 100 रुपया बढ़ जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच के बेचने वाला यानी कि कीमत है ना, उनके बीच में यानी कि जो है कितने यानी कि 100 रुपये का यानी कि अधिक 100 रुपया कम है और 100 रुपया अधिक है। अगर ये 5 रुपया रहेगा तो 105 रुपया होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या करेंगे प्रतिशत का ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिशत का अंतर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 25% होगा। 25% 100 के बराबर हो जाएगा। और 100% क्या होगा 100/25 25 से घटेगा 4 बार में, 4 में 100 का गुणा करेंगे 400 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। यदि किसी बिजली के
बिल में 27% की छूट दी जाती है। तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था? 100%। प्रारंभ में बिल जो है मेरे प्यारे बच्चों 100% है। और 100% में से 27% जो है ना छूट दिया जाता है। छूट देने के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों उसको कितना देना पड़ता है? 1825 रुपया देना पड़ता है। तो ये छूट का मान हो गया। अब देना कितना है? 73%। और ये 73% कितना बिल के बराबर हो रहा है? 1825 रुपया के, इतना के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रारंभ में बिल कितना था। तो प्रारंभ में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रारंभ में बिल कितना प्रतिशत है? 100% है। प्रारंभ में मेरा यानी कि जो बिल है मेरे प्यारे बच्चों 100% है। तो यहाँ से सिंपल भाषा में ज्ञात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों का हो जाएगा 100%। 1825 बटे में 73 अब गुणे का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे? इससे एक बार में काट लेते हैं, इसको 25 बार में काट लेते हैं। 25 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 2500 रुपया हो जाएगा। 2500 रुपया उसे शुरू में देना पड़ता भी, लेकिन इसे 27% छूट देने के बाद उसे चुकाना कितना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों? 1825 रुपया। और इसे पूरा देने के लिए प्रारंभ में यानी पूरा देने के लिए प्रारंभ में जो है 100% और 100% देने के लिए उसे कितना है? 2500 रुपया चुकाना पड़ता। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 2500 रुपया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 36% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा है, उसमें किसी भी बच्चे को पास होने के लिए कम से कम 36% की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी 113 अंक आते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो है मेरे प्यारे बच्चों उसमें 113 अंक आता है। 36% चाहिए पास के लिए। 36% चाहिए पास के लिए और उसमें कितना अंक लाता है? 113 अंक। 113 अंक लाता है और कितना, लेकिन वह 85 अंक से फेल हो जाता है। 36% मेरे प्यारे बच्चों तब बराबर होगा जब उसके पास होने के बराबर होगा। पास होने की जितना अंक होगा वो सभी होगा। तो 113 अंक आता है मेरे प्यारे बच्चों और 85 अंक से फेल हो जाता है। तो 85 और 113 ये दोनों को जब मिला लेंगे तो उसका जो मार्क्स आएगा यानी कि नंबर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो किसके बराबर आ जाएगा? 36% के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 85 और जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। 198 यानी कि उन्हें नंबर लाना है, लेकिन उन्होंने आया कितना? 113। कितने से यानी कि फेल हो गए? 85%। अब हमें चाहिए क्या? लास्ट स्टेप क्या हो रहा है? तब परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हुआ कि पूरा यानी कि उस यानी कि जो है उस यानी कि उस परीक्षा में जो है संपूर्ण नंबर है कितना, यानी कि पूर्ण यानी कि पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पर कितना होता है? पूर्ण 100% बराबर हो जाएगा 198 बटे में 36 गुणे 100। 9 से कटेगा 36, 9 से 22 बार में कटेगा। 4 एकम 4 होगा, ये 25 बार में। 22 में 25 का गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। इस यानी कि संपूर्ण यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूछा है मेरे प्यारे बच्चों उसका यानी कि संपूर्ण अगर मार्क्स की बात करेगा यानी कि टोटल मार्क्स की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 450 नंबर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी
बचती है। 100% चीनी है, 100% है। बी का कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5% बीत जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। 5% बिक गया, बिक गया। जो शेष बच रहा है वो बचा है, तो कितने प्रतिशत बचा बचा मेरे प्यारे बच्चों? बचा। तो कितना बचा? 95% बचा। और यही 95% क्या हो रहा है? 5% बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है, तो ये 95% जो है 5 केजी के बराबर होगा। 5 केजी के बराबर हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो चीनी का कुल मात्रा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या है? 100% है। कुल मात्रा, कुल मात्रा, कुल मात्रा कितना है? 100% है। तो 100% बराबर 5/95 गुणे 100, 19 × 95 और 20 × 25 100। 5 में 20 का गुणा करेंगे, 20 × 25 100 बटे में 19 भागा देंगे तो 5 सही 5/19 आएगा केजी। 5% जो है बिक जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 95% जो है 5 केजी के बराबर होता है। और हमें कुल ज्ञात करना हो तो हमारा यानी कि 100% ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि 5 सही 5/19 केजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 सही 5/19 केजी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिया है प्रश्न में 4 पर घाते 61 प्लस 4 पर घाते 62 प्लस 4 पर घाते 63 प्लस 4 पर घाते 64। अब ये देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सभी में कॉमन पावर क्या है। तो सभी में कॉमन क्या है? इसमें भी 61 है, इसमें भी 61 है, इसमें भी 61 है, इसमें भी 61 है। तो क्या निकालेंगे? 4 पर घाते 61 निकालेंगे। तो क्या होगा? ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। 4 पर घाते 61 निकल जाएगा, तो 4 पर घाते 1 बचेगा, 4 पर घाते 2, 4 पर घाते 3। 4 पर 61 होगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये कितना होगा? 64। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 4 पर घाते 3 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 4 का गुणा 3 बार करना, उसी का रिपीटेशन होना चाहिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। आइए सभी को जोड़ेंगे। 4 6 4 10, 10 4 10 4 यानी 14, 14 15। 4 पर 61 होगा, 15 यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 6 1 7 7 1 8 85 होगा। अब ऑप्शन को देखते हैं। 17, ये 85 को अगर फैक्टर करेंगे तो 5 गुणी 17 होगा। हमारे पास सम संख्या होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, 3 तो होगा ही नहीं, 11 के बाद ये भी नहीं होगा, 13 के बाद ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? या तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 17 होना चाहिए, नहीं तो 2 का कोई मान होना चाहिए। इसमें 2 का कोई मान दिया है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो बात है कि 2 का दिया नहीं है, तो ये भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या? 85। 85 जब बचा है तो या तो 5 काटेगा, नहीं तो 17 काटेगा। इसमें देखना है कि 5 तो है नहीं, 5 है नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या? 17 है। तो इस क्वेश्चन का जो है इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 17। आशा है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ है, घनाभ का ये मान लेते हैं, इसको घनाभ मान लेते हैं। तो इसमें कितने किनारे होते हैं? 1 2 3 4। 4 जब इधर है मेरे प्यारे बच्चों तो 4 इधर भी है, 8 हो गया। 8 हो गया, फिर इधर देखते हैं, एक 9 होगा, एक 10 हो गया। जब इधर 2 है मेरे प्यारे बच्चे तो 2 इधर भी है, यानी कि 2 2 4 और 4 इधर है, 4 इधर है, 4 4 8 8 2 10 10 2 12। एक घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 12 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, 12। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे फिगर से देखते हैं। बेलन 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 आ जाओ ये बेलन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या बोला है? एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका यानी कि त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का है 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि बेलन का आधार किसको कहा जाता है? तो बेलन का आधार जो है ना, ये वाला है। बेलन का आधार क्या है? ये वाला है। बेलन के आधार का जो यानी कि आकृति है वो क्या है? वृत्ताकार है। बेलन के आधार का आकृति जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? वृत्त है। अब बात आता है तो वृत्त का है तो हमें क्या ज्ञात करना है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार जो है वृत्त है तो वृत्त का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान जो होता है 22/7 होगा। आर का मान क्या दिया है आपको? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा? 7 का डबल बार मल्टीपल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 है 15 हो जाएगा। तो कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है या नहीं है। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी नहीं होगा। 44 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं होगा। 54 सेंटीमीटर है, नहीं होगा। 616 सेंटीमीटर है, नहीं होगा। क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल का जो मान आता है वो वर्ग इकाई में आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस ऑप्शन में जो है गलत लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 154 सेंटीमीटर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% की वृद्धि कर दी जाए। एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या में ये पहले यानी कि 100% रहेगा, तो अगला स्टेप में कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 120% बन जाएगा। तो इसको हम इतना न जाकर डायरेक्ट यानी कि सूत्र पे चलते हैं। तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो डायरेक्ट सूत्र होता है 2r + r² 100। यहाँ पर r का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 20% का। यहाँ पर 20% जो होगा r का मान होगा, तो 20% लिख लेते हैं। देखिए आप लोग घबराइएगा जी, क्योंकि हमें क्या है? आराम से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। तो 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस 20 × 20 हो जाएगा बटे 100 होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 20 दूना के 40 और 2 दूना के 4 44 हो जाएगा। 44% की क्या होगा? वृद्धि होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए समय चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और प्रोसेस भी थोड़ा सा समझना हम लोग को है। प्रोसेस समझते चलना है तो समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि घबराइएगा जी, आराम से हम लोग क्या है? आस्ते आस्ते यानी धीरे धीरे क्या है? पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने में चलना पड़ेगा। एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल होता है, बराबर होता है। वर्ग का आकृति यानी कि जो होता है इस प्रकार होता है, जिसके वैसा आकृति होता है, वैसे चतुर्भुज होते हैं जिसके चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चार भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं, इसमें दिया है उसके एक वर्गाकार मैदान की लंबाई क्या है? 40 मीटर है। इसका क्या है? 40 मीटर, यानी कि एक भुजा है
40 मीटर एक भुजा है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने का। जब भी चक्कर लगाने की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस आकृति का क्या ज्ञात करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे। और जब यहाँ पर है वर्ग है तो इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। अगर वृत्त की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलकर यहाँ पर आते हैं, यहीं से चलेंगे यहाँ से, फिर ऐसे करके यहाँ आते हैं, या इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके यहाँ पर आते हैं। एक पॉइंट से चलकर उसी तरह चलकर उसी पॉइंट पर आना यहाँ पर परिमाप कहलाएगा या रास्ते की लंबाई कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 40 मीटर है। एक बार चला, यहाँ पर एक बार चला तो 40, दो बार चला 80, तीन बार चला 120, चार बार चला 160 हो जाएगा। यानी कुल जोड़ भी सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे, चार को है, चारों बराबर है, 4 में 40 का गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 160 क्या आएगा, अब कुछ सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है तो मीटर आंसर हो जाएगा। उस यानी कि बच्चे को, उस बच्चे को यानी कि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा हो या व्यक्ति हो, उसको एक चक्कर लगाने में कितना यानी कि दूरी तय करना पड़ेगा, 160 मीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो क्वेश्चन है नहीं, समाप्त हो चुका है। आशा है कि हमारी ये 10 क्वेश्चन जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आप लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को जो है सपोर्ट मिले आप सभी का, और हम लोगों के माध्यम से आप लोगों से कुछ सपोर्ट मिले ज्ञान के माध्यम से। आज के लिए इतना ही रहने देते मेरे प्यारे बच्चों या दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।